मित्रों, आज की ये कहानी है रोहन, उसकी पत्नी दीप्ति और कब्रिस्तान में रहने वाले एक जिन्न की। मित्रों, आज की ये कहानी आरंभ करने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिलती रहें ऐसी ही अच्छी घटनाएं, ऐसी ही अच्छी कहानियां सुनने और देखने को। ऑल बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और इस मौसम में ठंडी हवा सुनसान सड़कों पर सीटी बजाती हुई चली जा रही थी। रोहन और उसकी पत्नी दीप्ति दोनों ही कार से अपने एक रिश्तेदार के यहां से वापस आ रहे थे। घर पहुंचने के लिए उन्हें एक बहुत ही पुराने रास्ते से गुजरना पड़ रहा था, जहां पर के बीच में एक जंगल भी पड़ता था। दीप्ति ने जब इस जंगल वाले रास्ते पे रोहन ने गाड़ी चलानी शुरू की तो दीप्ति ने रोहन से कहा कि ये रास्ता कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या तुम्हें नहीं लग रहा? तो रोहन ने हंसते हुए कहा, यह बस एक छोटा सा जंगल है, थोड़ी ही देर में हम इसे क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे। लेकिन रोहन को यह नहीं पता था कि यह जंगल अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए है, एक ऐसा रहस्य जिसको आसपास के, यानी उस जंगल के आसपास के जो भी गांव थे वहां के लोग भली भांति जानते थे। दरअसल इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना, न जाने कितना पुराना कब्रिस्तान था और इस कब्रिस्तान में बसेरा था एक जिन्न का। गांव वाले ये बातें करते थे कि जो भी इस जंगल में रात के समय जाता है और इस कब्रिस्तान के पास से गुजरता है वो फिर पहले जैसी हालत में वापस नहीं लौटता। उसकी स्थिति बदल जाती है, उसकी सारी जो जीवन शैली है वही चेंज हो जाती है। बहरहाल अभी रोहन गाड़ी चला रहा था कि रास्ते में एक बिल्ली आई और रास्ता काट गई। रोहन ने तुरंत ब्रेक लगाया, गाड़ी झटके से रुक गई। जब रोहन ने सामने ध्यान से देखा तो सामने सड़क थी ही नहीं, बल्कि इनके सामने था एक लोहे का टूटा फूटा बड़ा सा जंग लगा हुआ गेट, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। हालांकि काफी पुराना लिखा हुआ था तो स्पष्ट उतना नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ, लिखा हुआ था पुराना कब्रिस्तान। ये देखते ही दीप्ति का चेहरा पीला पड़ गया और वो बोली, हम यहां कैसे आ गए? हम तो सड़क पर जा रहे थे। रोहन भी सकते में आ गया, उसको कुछ समझ नहीं आया। वो भी हैरान था कि आखिर हम इस जगह कैसे आ गए। जब उसने अपना मोबाइल चेक किया, दीप्ति ने भी अपना मोबाइल चेक किया, तो मोबाइल में कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब इनकी मुसीबतें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। रोहन ने कार स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। अब दोनों के आगे कोई चारा नहीं था। दोनों गाड़ी से बाहर निकले। चारों तरफ का जब इन्होंने नजारा देखा तो ये अजीब सा डर इन दोनों के अंदर उपजने लग गया, पैदा होने लग गया, क्योंकि चारों तरफ का सन्नाटा इनको ऐसा लग रहा था जैसे घेर कर बैठ गया है। न कोई पक्षी, न कोई जानवर, सिर्फ हवा की डरावनी सरसराहट, अजीब सा सन्नाटा, खामोशी, जो कि इनको और ज्यादा भयभीत कर दे रही थी। दीप्ति ने रोहन से धीरे से कहा, रोहन, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तभी उस लोहे के फाटक के पीछे से एक आवाज आई, आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये आवाज सुनकर दोनों, यानी दीप्ति और रोहन, जैसे बर्फ की तरह जम गए। इनके रोंगटे खड़े हो गए, इनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर ये डरावनी सी आवाज है किसकी, और आवाज जिसकी भी है वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। दोनों के अंदर डर बुरी तरह से पनाह ले चुका था। तभी अचानक कब्रिस्तान के अंदर से एक नीले रंग की रोशनी चमकती है, फिर एक दूसरी रोशनी चमकती है, फिर एक तीसरी रोशनी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे कि इस कब्रिस्तान में लालटेन हवा में घूम रही हो, नीले रंग की लालटेनें।
दीप्ति ये नजारा देखकर और डर गई। तो रोहन बोला, अरे हो सकता है अंदर कोई लोग हों, अब दूर से लोग नहीं दिख रहे, लालटेन दिख रही है। तो दीप्ति बोली, नीले रंग की कौन सी लालटेन होती है, आग का रंग तो लाल होता है, पीला होता है। रोहन उस गेट के अंदर जाने को हुआ तो दीप्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोक लिया और बोला कि अंदर मत जाओ रोहन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तभी एक जोरदार हवा चली और वो गेट अपने आप खुलता चला गया। ऐसा लगा जैसे दोनों को किसी ने धक्का दिया और एक ही झटके में वो उस लोहे के गेट के अंदर चले गए थे। उनके सामने कब्रों की लंबी कतारें खड़ी थी। डरते डरते ये अंदर की तरफ जाने लगे। जितना ये आगे जाते उस कब्रिस्तान में, उतनी ही हवा और ज्यादा सर्द और ज्यादा ठंडी होती जा रही थी। दीप्ति को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, उन दोनों के पीछे कोई चल रहा है। तभी उनकी नजर एक बड़ी सी कब्र पर पड़ी। इस कब्र पर लिखा हुआ था, सोते हुए को मत जगाना। उसी समय वहां की जमीन हिलने लगी जैसे कोई भूचाल, कोई भूकंप आ गया हो। कब्र के चारों ओर की मिट्टी टूटने फूटने लगी, कटने लगी और यह मंजर देखकर दोनों के होश उड़े जा रहे थे। दीप्ति चीख पड़ी, भागो रोहन, भागो यहां से, अपनी जान बचाओ। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मिट्टी के अंदर से काला धुआं निकलने लगा और यह धुआं धीरे धीरे इंसानी आकार ले रहा था। जब ये आकृति पूरी खड़ी हुई तो ये लगभग 10 फीट की थी और इस आकृति की जो आंखें थी, इस साए की जो आंखें थी, वो लाल अंगारों की तरह दहक रही थी। चेहरा किसी जानवर की तरह था और बाकी शरीर किसी इंसान की तरह। इसको देखकर ही दीप्ति और रोहन की सांसें जैसे थम गई। उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज धड़कने लगी। तभी वो आकृति, वो साया बोला, कौन है जिसने मेरी नींद खराब कर दी, जिसने मुझे इस नींद से जगा दिया? कौन है वो? पूरा कब्रिस्तान मानो उसकी आवाज से कांप उठा था। इस आवाज को सुनकर रोहन और दीप्ति के पैर तले जमीन खिसक गई। उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। जिन्न केवल दीप्ति की तरफ देखे जा रहा था और वो उड़ता हुआ बिल्कुल दीप्ति के करीब आ गया। तब उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम्हारे अंदर वही निशान है। कौन सा निशान? दीप्ति डरते हुए बोली। अचानक दीप्ति के गले में जो पुराना लॉकेट था, जो कभी उसकी दादी ने उसको पहनाया था, वो चमकने लगा। उसे देखकर जिन्न थोड़ा पीछे हटा। जिन्न के चेहरे पर पहली बार डर के भाव दिखाई दे रहे थे। असंभव! जिन्न गर्जा, यह ताबीज अभी भी मौजूद है। इधर दीप्ति और रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कब्रों के अंदर से काली काली परछाइयां चारों तरफ से निकलने लगी और माहौल को और ज्यादा भयावह बना दिया। अब सैकड़ों काली आकृतियां दीप्ति और रोहन की ओर बढ़ रही थी। रोहन ने दीप्ति का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। लेकिन कब्रिस्तान पता नहीं किस तरह का बना हुआ था कि बार बार ये घूमकर उसी जगह पहुंच जाते थे। ऐसा लगता था जैसे ये कब्रिस्तान उनके साथ कोई खेल खेल रहा है, कोई खौफनाक खेल। तभी इन्हें एक बूढ़े फकीर की आवाज सुनाई दी, ताबीज को जमीन पर रखो, जल्दी करो, ताबीज को जमीन पर रखो। उसने फिर से चिल्लाया। दीप्ति के पास और कोई चारा नहीं था। हालांकि उसकी दादी ने मना किया था, लेकिन उसके बावजूद उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने गले से यह ताबीज उतार कर जमीन पर रख दिया। तभी ताबीज से एक रोशनी निकली और सीधा जिन्न की तरफ बढ़ी और जिन्न इस रोशनी से जैसे ही टकराया, जिन्न की चीख निकल गई। उसका शरीर जलने लगा। पूरा कब्रिस्तान जैसे कांप उठा। अब फकीर ने एक प्रार्थना पढ़नी शुरू की। दीप्ति और रोहन भी इस प्रार्थना में उस बूढ़े फकीर के साथ खड़े हो गए। प्रार्थना आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे उस ताबीज से रोशनी निकलना और ज्यादा तेज हो गई। अचानक जमीन फटी और एक बहुत बड़ा प्रकाश का स्तंभ, ऐसा लगा जैसे आसमान की तरफ
बढ़ चला। जिन्न ने आखिरी बार भयानक चीख मारी, मैं वापस आऊंगा। अभी वो इतना कह ही पाया था कि उसका शरीर राख में बदल गया और कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। कब्रिस्तान फिर से पहले जैसी स्थिति में आ गया। फकीर भी अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई दिव्य आत्मा थी जो इन दोनों को बचाने के लिए ही आई थी। रोहन और दीप्ति तेजी से भागते हुए अपनी कार तक पहुंचे। रोहन ने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की। अब कार एक ही बार में स्टार्ट हो गई थी। दोनों तुरंत वहां से निकल पड़े। रास्ते में दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे, एक दूसरे को हिम्मत देते हुए जा रहे थे और घर पहुंचते पहुंचते उन दोनों ने ये अपने आप में निश्चय कर लिया एक दूसरे के साथ कि कभी भी रात का सफर नहीं किया करेंगे। अगर कहीं से आना है, जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपने कवर करना है तो दिन में करें, रात में ऐसे इलाकों से गुजरना बंद करें। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को कर दें सब्सक्राइब ताकि ऐसी ही अच्छी कहानियां, अच्छी घटनाएं आपको मिले देखने और सुनने को। कहानी पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, वीडियो को एक लाइक दे दें। मैं लेता हूं अब आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूं अगली कहानी में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।